कल हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा आपने, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू किया था, तो जिसमें रो कॉलम और रेक्टेंगल मैट्रिक्स पढ़ लिए थे। आया था स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था। छठवां नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स लिखिएगा, अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ध्यान से देखिएगा, एन क्रॉस एन है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, is called scalar matrix if aij equal to 0 for all I not equal to j। जितने भी जहाँ जहाँ i और j इक्वल नहीं है वो हो जाएगा 0, और बाकी होंगे k for all I equal to j where k is any स्केलर। देखिए स्केलर जेई में बहुत जगह आएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा मैथ तो बहुत बार आएगा, और सब जगह स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा मतलब होता है रियल नंबर बेसिकली, समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा। तो फिर के इज एनी स्केलर या कांस्टेंट जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ कि अगर मान एग्जाम्पल लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू है, तो जो डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे वही बस एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सब क्या होंगे? जीरो होंगे, और वो जो होंगे वो सेम होंगे, सब के होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 है तो ये 0, तो 0 0 2 0 0 0 2, तो ये क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स है। ये सब के सब के क्या है? देखिए इक्वल है, और बाकी सब क्या है? 0। देखिए आई नॉट इक्वल टू जे क्या है? 0 है, और आई इक्वल टू जे क्या है? सब के सब के। दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। तो सातवां पढ़ते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखिएगा, अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड identity matrix is called identity matrix if aij equal to 0 for all I equal to j and जब I equal to j होगा तो होगा 1। ये अब यहाँ से हट जाएगा। That's it। मतलब ये हुआ कि डायगोनल एलिमेंट अगर सबके 1 कर दिए जाए, समझ में आ रहा है? जैसे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हम इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा, चूंकि ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको मैं I3 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यूनिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्पेशल कैरेक्टर I से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का नाम I दूंगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर I नहीं है तो देखो, उसको मैं ABCD नाम नहीं देता हूँ। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो उसे मैं केवल I नाम दूंगा। और I3 का मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं I2, इसका मतलब ये है कि मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 का, ये वाला। समझ में आ रहा है? आठवां जो है वो है सिंगलटन मैट्रिक्स। अब ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। लिखिएगा, मैट्रिक्स विच have only one element is called singleton matrix. That is A equal to Aij m cross n is called singleton matrix if m इक्वल टू n इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए। दोनों 1 है, इसका मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लीजिए a इक्वल टू लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं 5 है, तो 1 क्रॉस 1 है, एक ही एलिमेंट है 1 क्रॉस 1। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बोलते हैं सिंगलटन एलिमेंट। एक रो एक कॉलम है, ठीक है। चलिए, ये भी बहुत आसान था, इसके बारे में बहुत कुछ अपन बात नहीं करेंगे। 9th है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
लिखते रहेंगे साथ में, नहीं तो बाद में टाइम नहीं मिल पाता होगा मेरे हिसाब से। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बना लेते हैं। पहला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा जो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए एक चीज और बता देता हूं, यहां पर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और वो दो पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है कि जिसमें ए आई जे इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल होता है और इधर एक ट्रायंगल होता है और एक इधर ट्रायंगल होता है। इसको मैंने नाम दिया था अपर ट्रायंगल, इसको नाम दिया था मैंने लोअर ट्रायंगल। तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें ये जो डायगोनल के ऊपर यानी डायगोनल और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एलिमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और उसके लोअर ट्रायंगुलर के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। लोअर ट्रायंगुलर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ए इज ग्रेटर देन जे। इसका मतलब देखिएगा ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ, ये ऐसे लिखा जाता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जहां पर ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा इफ आई ग्रेटर देन जे होगा। समझ में आ रहा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन, ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई इज ग्रेटर देन जी, आई इज ग्रेटर देन जे। अगर आई मेरा है जे से बड़ा है यानी लोअर पार्ट मेरा क्या होगा? जीरो होगा, तभी हम उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें मैं अपने अपर पार्ट में एलिमेंट रखूंगा और लोअर पार्ट को क्या कर दूंगा? जीरो कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो ए आई जे होता है वो होता है जीरो इफ क्या हो जाएगा? अपोजिट आई इज लेस देन जे। लोअर ट्रायंगुलर में अपर पार्ट जो होता है वो जीरो हो जाता है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, एक ही मैं दोनों को समेट दे रहा हूँ और आप जानते हैं ऑलरेडी, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे है, दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए मैं एक ही साथ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 2 3 0 0 4 5 0 0 -1। अब इस मैट्रिक्स को अगर देखते हो तो आप देख रहे हो कि इसका लोअर पार्ट क्या है? जीरो है। लोअर ट्रायंगल क्या है? जीरो है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एग्जांपल में लेते हैं, अगर मान लीजिए ए इक्वल टू लेता हूं मैं 1 2 1 0 0 2 3 0 -1 3 4। तो इसमें देखते हैं आप, तो अगर इसका देखते हैं तो अपर पार्ट क्या है? जीरो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ध्यान सुनिएगा, अब ऐसा नहीं है कि केवल जीरो यहां हो सकता है, जीरो इसमें नहीं हो सकता है, कहीं भी जीरो हो सकता है, इसमें भी कहीं भी जीरो हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो जीरो होना ही चाहिए, इतना तो जीरो होना ही चाहिए, कम से कम इतना जीरो होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन आता है, यही जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ ए एन क्रॉस एन इज अ स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स then minimum number of zero required in A is, ऑप्शन में दिया था n -1/2 n +1/2 n स्क्वायर -n, ऑप्शन डी दिया था नन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें अपने कॉपी पर और मुझे ऑप्शन बताइए ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर है ए। आपको बराबर है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये पार्ट केवल जीरो होना चाहिए, इसमें कोई जरूरत नहीं है जितना जीरो होता है। ये पार्ट का इसमें कितने एलिमेंट होते हैं आपको बताऊँ मैं, n स्क्वायर -n/2। टोटल एलिमेंट n है, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर है, उसमें से आप डायगोनल माइनस कर दीजिए n स्क्वायर -n और उसमें लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में डिवाइड बाई 2 आधा एलिमेंट होंगे, तो n स्क्वायर -n/2 यानी कि n कॉमन ले जाए तो n -n/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये जेईई का क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए गाइस, तो अगला जो मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद वो होगा हमारा 10वां नंबर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, जो हॉरिजॉन्टल हो। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। मतलब दैट इज कि लिखिएगा अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस N इज कॉल्ड horizontal matrix, is called horizontal matrix if M is less than N। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम है तो हम उन्हें बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल पहला, जैसे A इक्वल टू अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ देखिए 3 रो है और 4 कॉलम, तो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसे ही एक और सिंपल सा कंसेप्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स का। ठीक है, बोलता है अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस N इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ M इज ग्रेटर देन N, यानी नंबर ऑफ जो रो है वो ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। एग्जाम्पल ग्रुप में ले तो पहला आएगा A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए ये वर्टिकल दिख रहा है क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, ज्यादा है। सो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, और अगला जो कंसेप्ट है वो इतना चलिए एक और सिंपल सा है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, उसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्पेशल आई कैरेक्टर से कहते हैं दिखाया जाता था, इसलिए इसको स्पेशल कैरेक्टर ओ से दिखाया जाता है, हमेशा ओ लिखा जाता है। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स जो एम्प्टी हो, ऐसा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मैट्रिक्स का एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होगा, अगर सारे के सारे उसके जो एलिमेंट्स होंगे, सारे के सारे जो उसके कंपोनेंट होंगे, अगर वो सारे के सारे जीरो है तो हम उन्हें बोलते हैं नल मैट्रिक्स। देखिएगा, if all the element of a matrix is zero, then it's called zero matrix, then it's called zero matrix। ध्यान से देखिएगा, that is Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल ij, मतलब सभी i और j के लिए Aij हमारा क्या होगा, 0। एग्जाम्पल पहला O2 क्रॉस 3 इक्वल टू होगा 2 रो 3 कॉलम 0 0 0 0 0 0। जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये उसमें आप ना ले कि मतलब जैसे वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा आप जीरो के नीचे उसको ऑर्डर लिख दे, उसको बना दे। ठीक है, ये होता है जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स अगेन बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो हम इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो अगला कंसेप्ट है ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, और ये इतना शानदार है क्योंकि ये बाद में जा करके आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कराएगा। लेकिन क्या ये वही कंसेप्ट है? नहीं, ये उस कंसेप्ट की शुरुआत है, वो बेसिक कंसेप्ट है, इसीलिए इसको यहाँ पर समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ, सो दैट कि जब मैं वहाँ बताऊँ तो वहाँ पर मुझे बार बार इसे चिल्लाना ना पड़े। तो अगला जो टॉपिक है वो है सब मैट्रिक्स का। अब सब मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 30 नंबर है सब मैट्रिक्स। देखिएगा, इसका डेफिनेशन है, इफ वी डिलीट स्पेसिफिक, अस्पेसिफिक नहीं है, सम है, सम स्पेसिफिक रोज एंड और कॉलम from a matrix, then
obtained matrix, then obtained matrix is called, then obtained matrix is called submatrix of original matrix, of original matrix। बोल रहा है, देखिए मैंने अपने मन से लिखा है तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें किताबी भाषा ना हो, बट कहानी इतना ही है, यही इंपॉर्टेंट है। इफ वी डिलीट सम स्पेसिफिक रो एंड और कॉलम, मतलब रो भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, या केवल रो डिलीट करे या केवल कॉलम डिलीट करे। तो एंड मतलब दोनों डिलीट करना, और मतलब क्या, तो दोनों में से किसी एक को भी डिलीट किया तो चलता। इफ वी डिलीट सम स्पेसिफिक रो और कॉलम फ्रॉम अ मैट्रिक्स, मतलब एक बड़ा मैट्रिक्स है उसमें से कोई रो और कोई कॉलम डिलीट कर दे, कुछ सम स्पेसिफिक का मतलब है कि मल्टीपल रो भी डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। देन जो नया मैट्रिक्स होगा, जो ऑब्टेन होगा, उसको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स, और वो सब मैट्रिक्स किसका, उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स का। अब ये सबसेट का कंसेप्ट अगर सेट में आपको अगर पता होगा या आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक सेट से अगर कुछ एलिमेंट हटा दे तो जो नया छोटा सेट बनता है उसी को हम बोलते हैं बड़े वाले का सबसेट है। वैसे ही ये सब मैट्रिक्स है। एग्जांपल देता हूं मैं। लेट कैपिटल ए इक्वल टू, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है। अब इसका सब मैट्रिक्स में बना रहा हूं। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स से रो वन क्या क्या डिलीट किया, मैं इधर में बता देता हूं। R1 डिलीट कर दिया, रो वन, और C3 C4 डिलीट कर दिया, C3 और C4 डिलीट कर दिया। तो R1 डिलीट कर दिया, C3 C4, तो बचा क्या, 2 3 0 5, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना। तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ ए। मैंने क्या क्या डिलीट किया, रो 1 डिलीट किया, कॉलम 3 डिलीट किया, कॉलम 4 डिलीट कर दिया। तो जो बना मैट्रिक्स, ये जो बना छोटा सा, इसको हम क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखिए S2 में बोलिए। अब S2 में मैं केवल और केवल मान लीजिए C2 डिलीट कर रहा हूँ। मैंने क्या डिलीट किया, C2 यानी कि ये कॉलम डिलीट किया, तो बचा क्या, 1 3 -1 2 4 0 0 3 6 3 4 3 -1 0 6 1 2 0। तो ये क्या है, मैंने क्या किया, C2 को डिलीट कर दिया, मतलब C2 को यहाँ पे हमारा बंद कर लेते हैं, तो मैं क्या दिखता है, ये वही चीज यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा क्या है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ये क्या है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये सब मैट्रिक्स कंसेप्ट है, और ये बाद में इस्तेमाल होता है रैंक फाइंड करने में। अब रैंक का इस्तेमाल कहाँ होता है, रैंक का इस्तेमाल बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, जो कि एडवांस में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसको अभी मैं बता रहा हूं, तो कि बाद में जब मैं कहीं अगर इस्तेमाल करूँ ये सब मैट्रिक्स है, तो आप समझे सब मैट्रिक्स का मतलब बहुत उड़नछू मैट्रिक्स नहीं। सब मैट्रिक्स का मतलब है कि बड़े मैट्रिक्स को कुछ डिलीट करके जो नया मैट्रिक्स बना उसको हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, देखिएगा, दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल तब बोलेंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। देखिए ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, अब उससे हम बाहर निकल गए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया, बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स का। लिखिएगा, टू मैट्रिक्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आर said to be comparable, are said to be comparable if and only if order of A equal to order of B। मतलब दो मैट्रिक्स अगर उनके ऑर्डर अगर सेम है तो ही उन्हें कंपेरेबल बोला जाएगा, मतलब उनका कंपैरिजन पॉसिबल है। कंपैरिजन मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है Aij लेट 2 क्रॉस 3 का, एंड B एक मैट्रिक्स है Bij 3 क्रॉस 2 का, और C एक मैट्रिक्स है Cij 2 क्रॉस 3 का। तो यहां पे ध्यान सुनिएगा, मैं साफ साफ देख सकता हूं A इज कंपेरेबल विद C, but A is not comparable with B। आपको समझ में आ रहा?
चूंकि ए का ऑर्डर और सी का ऑर्डर क्या है, सेम है, ए का ऑर्डर 2/3 है, सी का भी ऑर्डर 2/3 है, तो वो सेम है, इसीलिए हम बोलेंगे ए इज कंपेरेबल टू सी। बट ए इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 2x3 है और बी का ऑर्डर क्या है 3x2 है। ध्यान दो, इसमें नंबर 2 रो है, इसमें 3 रो है और वो इक्वल नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे दे आर नॉट मतलब कंपेरेबल। ठीक है, तो बस अब ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ ऐसा है कि जो नहीं समझा हो, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान सुनिएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है। लिखिएगा, टू मैट्रिक्स A and B are equal if and only if पहला ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ B, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी आगे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज A and B मस्ट बी कंपेरेबल, मस्ट बी कंपेरेबल, मतलब वो कंपेयर करने लायक होने चाहिए। दूसरा है क्या, ध्यान देखिएगा, ए आई जे, देखिएगा मैट्रिक्स ए है तो उसका एलिमेंट क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए बी आई जे के फॉर ऑल आई कॉमा जे। मतलब ये है कि हर एलिमेंट ए का ए आई जे उसी पोजीशन के बी आई जे के बराबर। देखिए देखिए आई जे अगर यहाँ पर देखिए 1 1 ले रहा हूँ तो यहाँ भी 1 1 आएगा, यहाँ 1 2 ले तो 1 2, यानी कि पहले मैट्रिक्स के 1 1 का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के 1 1 के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा, लेट ए इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड बी इक्वल टू मैं बोलता हूँ पी क्यू आर एस एंड, और मैं बोल रहा हूँ एंड, मैं बोल रहा हूँ ए इक्वल टू बी है। ध्यान सुनिएगा, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए, और मैं बोल रहा हूँ ए एंड बी है, देन ध्यान रखिएगा, तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए, p। x मेरे किसके बराबर हो गया, p के बराबर। क्यों, अगर a इक्वल टू b है, अगर मैं बोल रहा हूं a इक्वल टू b है, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू p और y इक्वल टू क्या, q। सेम पोजीशन के एलिमेंट, जैसे x p के बराबर होना चाहिए, y q के बराबर होना चाहिए, z किसके बराबर होना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली z r के बराबर होगा, z किसके बराबर होगा, r के बराबर, और W किसके बराबर होगा, W किसके बराबर होगा, हाँ सही है, S के बराबर होगा, S के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। ऑर्डर सेम होने का मतलब वो कंपेरेबल होंगे। अब ऑर्डर सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम मैच करते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। अगर नहीं मैच करते हैं तो इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, इफ x माइनस 1 y प्लस 2 3 माइनस 8 इक्वल टू 4 प्लस x प्लस 8 y माइनस 2 z प्लस 12 और w प्लस 6, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x प्लस y मॉड ऑफ z प्लस w इक्वल टू व्हाट। समझ में आपका आया? चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होता है, टाइम नहीं है। तो इसमें देखिए पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा, दूसरे पहले एलिमेंट के बराबर, x माइनस 1 इक्वल टू होगा x प्लस 8 के बराबर। इधर देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये माइनस x रख लीजिए, यहाँ पर माइनस y रख लीजिए, ठीक है। हाँ क्या देखिए माइनस लगा देंगे, तो ये देखिए माइनस x इधर आएगा तो क्या जाएगा 2x, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 8 प्लस 1, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 है 9/2। तो ये पहला आंसर है। दूसरा है y प्लस 2 इक्वल टू है माइनस y माइनस 2, y इधर आएगा क्या जाएगा 2y, क्योंकि ये प्लस और ये 2 इधर जाएगा क्या जाएगा माइनस, यानी कि -4 + 2 -2।
इधर जाके माइनस आएगा, माइनस 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 टू -4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। चलिए इधर देखिए 3 इक्वल टू दिया है z प्लस 12, प्लस 12 इधर आएगा क्या आ जाएगा -12, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा -9। ऐसे ही -8 इक्वल टू दिया है w प्लस 6, w प्लस 6 आएगा माइनस आएगा 8 से 14, w इक्वल टू क्या आ जाएगा -14। आप समझ रहे हैं? अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, मॉड ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 9/2 प्लस y यानी कि -2 प्लस मॉड ऑफ z प्लस w, z की वैल्यू क्या है -9 -14। इधर देखिए 2 दूनी 4, 9 में से 4 जा 5, मॉड ऑफ 5/2 प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 14 26 या 24, 14 6 23 हो जाएगा -23, 14 26 23 बराबर है। बाहर आएगा मॉड के बाहर आएगा पॉजिटिव 5/2 प्लस ये भी पॉजिटिव आएगा तो प्लस 23, 23 दूनी 46, 46 5 51/2। दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस होल वीडियोस, ठीक है। जिसने भी देखा हो, और कोई भी डाउट हो तो अगले लेक्चर में मैं शुरू में ही पूछूंगा। अगर आपको पिछले लेक्चर से कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब अगले लेक्चर में हम पहले इसी पर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इक्वलिटी पर, देन वी विल गो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।